जो स्वभाव से ही वैभवशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं, सुख सुविधाओं से घिरे रहते हैं या उनके लिए संघर्ष करते हैं, कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी और खुद भी बहुत धनी, सौंदर्यशील प्रतिभा के स्वामी, ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। बहुत समय से कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं लेकर आ पाई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अति व्यस्तता के कारण कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर से प्रस्तुत हूँ आपके सामने सितंबर महीने का राशिफल लेकर के। सितंबर का महीना कुल मिलाकर के अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का रहेगा आपके लिए। अच्छा ही ज़्यादा है, बुराइयाँ कम हैं, कष्ट कम है, खुशियाँ ज़्यादा हैं। तो बात कर लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति की, कौन से ग्रह की स्थिति कैसी रहेगी आपके चार्ट में। तो आपके प्रथम घर में केतु विराजमान है, उसके बाद शनिदेव आपके 5वें घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत सुदृढ़ स्थिति में कुंभ में बैठे हुए हैं। बृहस्पति और राहु 7वें घर में मेष राशि में विराजमान है। शुक्र 10वें घर में कर्क राशि में विराजमान है। सूर्य और बुध आपके 11वें घर में विराजमान है। सिंह राशि में सूर्य अपनी स्वराशि में है और 17 तारीख तक सूर्य यहाँ रहेंगे। 17 तारीख के बाद सूर्य कन्या राशि में चले जाएंगे, जहाँ मंगल शत्रु राशि में विराजमान है, शत्रु घर में है। ऐसे में जब सूर्य और मंगल 12वें घर में रहेंगे तो दो अग्नि ग्रह 12वें घर में, ये थोड़ी सी गड़बड़ स्थिति है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। शुरू करते हैं कुल मिलाकर के प्रथम घर से कि कौन सी राशि कहाँ है और कैसे फल देने वाली है। तो आपके प्रथम भाव में यानी लग्न भाव में केतु विराजमान है। केतु यहाँ विराजमान होने से आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाएंगे, आपको विचार करने पर मजबूर करेंगे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपने आप से अलगाव की ओर लेकर के जाएंगे, अपने आत्मचिंतन की ओर लेकर के जाएंगे, न्याय करने पर मजबूर करेंगे और आपके पूर्व जन्म के कर्मों के फलों को देने वाले होंगे। देखिए, जो लोग तुला राशि में जन्म लिए हैं, ये तो मान करके चलिए कि पूर्व जन्म में अच्छे ही कर्म करके आए हैं, वरना तो शुक्र जिसका स्वामी हो, सारे भोग विलास, सुख सुविधाएं, दाम्पत्य, हर प्रकार की जो लग्जरीज़ हैं, भूमि भवन वाहन, हर चीज़ को देने वाला शुक्र है। और शुक्र जिसकी राशि का स्वामी हो, वो कला प्रेमी, सौंदर्य प्रेमी, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप अपने सुख सुविधाओं को कितना भोग रहे हैं। उसमें देखिए, सुख सुविधाएं होना और उनको भोगना दो अलग चीज़ें हैं। तो केतु जब विशेष रूप से जब तक फर्स्ट हाउस में है, तब तक वो आपको भोगी से योगी बना कर रखेंगे। अक्टूबर के बाद ये परिस्थितियाँ चेंज होंगी, जब राहु 6ठे घर में आपके आ जाएंगे और केतु आपके 12वें घर में चले जाएंगे। ये स्थितियाँ 30 अक्टूबर के बाद होंगी, लेकिन तब तक तो स्थिति ऐसी ही रहेगी। तो आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाएंगे और बहुत सुदृढ़ आपका विचार, आपकी सोच, आपके आइडियाज़ बहुत सुदृढ़ और बहुत क्लैरिटी ऑफ थॉट होगी आपकी, जो पहले नहीं थी। इनफैक्ट पिछले 6-7 महीने से आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, किसी नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं या कोई बिज़नेस के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट उसके कुछ फेजेस आप ख़त्म भी कर चुके हैं। तो अब जैसे जैसे ये समय बढ़ेगा, विशेष रूप से जो सितंबर का महीना है, वो आपको उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी देगा। थोड़ा सा स्ट्रगल है, काम थोड़े डिले हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लैरिटी ही आपको मंजिल तक लेकर के जाएगी। बात करते हैं दूसरे घर की। तो दूसरे घर में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल 12वें घर में है। ये स्थिति थोड़ी सी अच्छी नहीं है, क्योंकि मंगल 12वें घर में आपको पारिवारिक कलह, पारिवारिक क्लेश दे सकते हैं। उसमें हो सकता है काफ़ी बार आपके अपने ही क्रोध की वजह से चीज़ें बिगड़ जाएं, तो क्रोध से बचिए और सोच विचार कर कुछ निर्णय लीजिए। रश में आकर के कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लिया, परिवार में किसी से झगड़ा कर लिया या फिर छोटी सी बात पर कोर्ट कचहरी चले गए, वो नहीं करना है।
क्योंकि मंगल जब तक इस स्थिति में रहेंगे कुटुंब के कारक, तब तक थोड़ी सी परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा अगर आप संभल के चलें, थोड़ा समझदार देखिए। एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ क्या है? एस्ट्रोलॉजी का पर्पज़ यही है कि जो ग्रह अच्छी स्थिति में हैं उनको हम और अच्छी स्थिति में लेके जाएं, और जहां हमें थोड़ी भी प्रॉब्लम दिख रही है वहां आपको चेतावनी दी जाए कि भाई अगर किसी से घर में किसी बात को लेकर के विवाद हो भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन उस विवाद को बढ़ने नहीं देना है, उस विवाद को आगे नहीं लेकर के जाना है, उसको वहीं ख़त्म कीजिए। कई बार गुस्से में आकर के हम किसी को बोलते जा रहे हैं मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, कोई मार थोड़ी देता है। तो ठीक है, हो सकता है कि किसी समय आपका कोई परिवारजन, कोई कुटुंबजन या आपका कोई स्नेही गुस्से में आकर के कोई बात कर दे, उसको इस समय हर हालत में लेट गो करना है। ये विशेष चेतावनी है मेरी ओर से। बात करते हैं तीसरे घर की। पहले दूसरे ही घर की एक बात और बात करूँ, क्योंकि धन भाव का स्वामी 12वें घर में है, तो व्यय बहुत अधिक होने की संभावना है। अचानक खर्चा या अचानक कोई लॉस हो जाए, आप कुछ चीज़ कहीं रास्ते में भूल जाए, अपना फ़ोन भूल जाए, अपना कोई गोल्ड या कोई भी ऐसी चीज़, कोई कीमती चीज़ भूल जाए, तो थोड़ा सा संभाल करके रखिए अपनी चीज़ों को, ठीक है। और व्यय करने के पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि आय भी होगी। कारण ये है कि जो आपका 11वां घर है उसमें बुधादित्य ही हो गया, आय तो होगी, निश्चित रूप से होगी, लेकिन उस आने वाली आय के लिए आप पहले से अगर खर्चा प्लान करके बैठे, और हो सकता है कि आप आय से ज़्यादा खर्चा कर दें, तो पहली बात अपने घर का लॉक एंड की संभालिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब 2 अग्नि तत्व की राशियाँ 12वें घर में होती है तो आपको किसी भी प्रकार का लॉस, व्यय यानी अवांछित व्यय, अनएक्सपेक्टेड खर्चा, कोई अचानक यात्राओं पर अचानक खर्चा, आप एक्साइटमेंट में कुछ ओवर बजटिंग कर लें, वो नहीं करना है। बात करते हैं तीसरे घर की। तो तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी आपके जुपिटर 7वें घर में बहुत अच्छी स्थिति में है, 4 तारीख से वक्री हो रहे हैं। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसके अच्छे और बुरे दोनों फल हैं। और क्योंकि ये 7वें घर में वक्री हो रहे हैं तो आपको पार्टनरशिप में बहुत फ़ायदा देंगे। पराक्रम का तीसरा घर है, रोग ऋण शत्रु का छठा घर है। रोग ऋण जो आपका बहुत समय से कुछ पैसे का कुछ उधार था, या कोई लोन पूरे नहीं हो रहे थे, या कहीं से पैसा नहीं आ रहा था, वो अब क्लियर होगा। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि तीसरा घर आपका छोटे बहन भाई का घर है, आपके पड़ोसियों का घर है, मित्रों का घर है, छोटी यात्राओं का घर है, आपके पराक्रम का घर है, तो अब आप सचमुच में एफर्ट करेंगे रिश्तों को बनाने की, विशेष तौर से अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ उन रिश्तों को अच्छी तरह बनाएंगे, और एक दिल से बनाएंगे, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से बनाएंगे। ये अच्छी बात है, ये सुपरफिशियल रिलेशंस बिल्कुल नहीं होंगे। बात करते हैं चौथे घर की। तो चौथे घर का स्वामी 5वें घर में बहुत सुदृढ़ स्थिति में बैठा है। भूमि, भवन, वाहन, माता, इन सब का स्वामी 5वें घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत स्ट्रांगली बैठे हुए हैं। ये लाभ आपको देगा। और वैसे भी अब शनि वक्री हो रहे हैं तो ज़बरदस्त बेनिफिट आपको। कोई पुराना भूमि का आपका मसला लटका हुआ था, भवन का लटका हुआ था, आप कोई मकान खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोन क्लियर नहीं हो रहा था, या कोई वाहन खरीदना चाह रहे थे। वैसे भी शुक्र 10वें घर में बैठ कर के 4th हाउस पर पूर्ण दृष्टि है, तो इस बात के पूरे योग हैं कि आप कोई भूमि खरीदें, भवन खरीदें, वाहन खरीदें, या किसी लग्जरीज में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही थी, सोच समझकर खर्चा करना है। जितनी चादर उतने पैर पसारिए, नहीं तो चादर फट जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। वो नहीं करना है, क्योंकि आय होगी और व्यय भी होगा, तो व्यय आय से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो आपके मानसिक अशांति का कारण बन जाएगा। फिर बात करते हैं छठे घर की। तो क्योंकि यहाँ मीन राशि और उनके स्वामी 7वें घर में बैठे हुए हैं बहुत अच्छी स्थिति में और वक्री होने जा रहे हैं, तो जो बहुत लंबे समय से कोई पुरानी बीमारी चल रही थी, कोई चिंता चल रही थी, कोई शत्रु थे जो आप पर हावी हो रहे थे, उस सब से अब आपको छुटकारा मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। 7वें घर की स्थिति जैसी मैं आपको बता ही चुकी हूँ, राहु और जुपिटर है, जो गुरु चांडाल योग पहले बन रहा था, अभी क्योंकि राहु की दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब राहु काफ़ी दूर जा चुके हैं गुरु से। 30 अक्टूबर के बाद तो वो राशि परिवर्तन ही कर लेंगे, तो गुरु चांडाल योग का जितना शुरू में असर था भी उतना नहीं है, और आगे धीरे धीरे और कम होता जाएगा। हाँ, आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी, और जो पुराने मतभेद थे किसी बिजनेस पार्टनर के साथ या लाइफ पार्टनर के साथ, वो अब दूर होंगे, और एक धीरे धीरे उसमें अच्छापन, मधुरता और एक सामंजस्य आएगा। आप मिलकर के काम करेंगे। इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी कि हस्बैंड वाइफ या पार्टनर्स बहुत अच्छी कोई बिजनेस डील, कोई ऐसा बिजनेस, कोई ऐसा जॉब जिसमें आप इकट्ठे काम करने का बहुत समय से सोच रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, अब कर पाएंगे। बात करते हैं आपके 8वें घर की।
तो शुक्र क्योंकि 8वें घर का स्वामी होकर के 10वें घर में बैठा हुआ है, ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। तो आप अपने जॉब प्लेस पर अगर आप रिसर्च में हैं या आप पेट्रोलियम में हैं या जिस भी काम में जो कर्म आप करने वाले हैं, आप कोई जॉब अगर छोड़ने वाले हैं तो जल्दी मत कीजिए, ज्वाइन करने वाले हैं तो जल्दी मत कीजिए, या अपने जॉब से रिलेटेड कर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन जल्दी में मत लीजिएगा। अच्छे से सोच विचार कर ठंडे दिमाग से सोच करके तब निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये स्थिति बहुत अच्छी शुक्र की 8वें घर का स्वामी जब कर्मेश में हो तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसे में हम कई बार रैश एक्शन लेते हैं, कई बार बहुत जल्दी में कोई काम कर डालते हैं और उसमें परेशानी में पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं 9वें घर की, तो वल्ले वल्ले है, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी आयेश में बैठा, यानी भाग्य से आए। जैसा कि मैंने कहा था, पैसा तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा, कोई अटका हुआ धन, कोई ऐसा चीज़ जिसमें सिर्फ भाग्य, कर्म तो कर चुके थे आप, भाग्य के सहारे की ज़रूरत थी, तो भाग्य साथ देगा। क्योंकि जब नवम का स्वामी 11वें घर में बैठा और वो भी सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है, बहुत सुंदर योग है, तो हर हालत में भाग्य साथ देगा। और भाग्य से कोई ऐसी आय, और आय के साथ इच्छा पूर्ति, क्योंकि 11वां घर इच्छा पूर्ति का घर भी है, और इच्छा पूर्ति का मतलब है हर प्रकार की इच्छा पूर्ति, सिर्फ सांसारिक नहीं, सिर्फ भौतिक नहीं, कुछ भी। आप कोई मेडिटेशन प्रोग्राम करना चाहते थे, आप कुछ हायर स्टडीज़ करना चाहते थे, पिता से रिलेटेड कुछ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपका नवम घर जो है वो गुरु का घर है, आपके भाग्य का घर है, आपके पिता का घर है, लंबी यात्राओं का घर है, तो आप कोई लॉन्ग ट्रैवल पर भी जा सकते हैं और उसमें भाग्य आपका साथ देगा। बात करते हैं 10वें घर की, तो क्योंकि वहाँ शुक्र है तो भौतिकता, सांसारिकता, सुख, भोग, विलास इसका कारक है। आप अपने ऊपर बहुत ध्यान देंगे एक्चुअली। अच्छा इत्र, अच्छी ड्रेसेस, अच्छी ज्वेलरी, अच्छी गाड़ी, अच्छा वाहन, अच्छा सुंदर घर, इंटीरियर डेकोरेशन, इस सब में आप काम कर रहे हैं तो बेनिफिट होगा। इनफैक्ट मैं आपको सलाह दूंगी कि अपने आप को बहुत अच्छी तरह रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, तो यू विल बी मोर बेनिफिटेड देन बीइंग इन अ शैबी कंडीशन। क्योंकि इस समय शुक्र जिस स्थिति में है, और अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी तरह तैयार होकर के जाइए, इत्र का विशेष प्रयोग कीजिए, ये आपको फ़ायदा देगा। बात करते हैं 11वें घर की, तो 11वां घर बहुत सुदृढ़ स्थिति में है, क्योंकि बुधादित्य योग बना हुआ है और सूर्य अपनी ही सिंह राशि में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत सुदृढ़ स्थिति है। तो आय डेफिनेटली बढ़ेगी, इच्छा पूर्ति होगी, इसकी स्थिति बहुत अच्छी है। हाँ, शनि की दृष्टि यहाँ पर होने से थोड़ा सा ये है कि कामों में थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि शनि डिले देते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ से जब सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पर आ जाएगी, तो ये संतान का घर है, संतान के साथ मतभेद हो सकते हैं, संतान के साथ आप झगड़ा कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा देखिए, आप बड़े हैं और वो छोटे, तो उनका विचार आपसे थोड़ा भिन्न हो सकता है, उसमें थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनकी बात को ध्यान से सुनिए। हो सकता है आप उससे एग्री नहीं कर रहे हों, पर उस बात को कहने का भी एक तरीका है ना। डोंट बी रूड, डोंट बी सरकास्टिक, डोंट बी वायलेंट, डोंट बी एंग्री। उसी बात को आप थोड़ी मधुरता से, थोड़ी मैच्योरिटी के साथ अगर कहेंगे तो काफ़ी हद तक आप इस सिचुएशन को सुधार पाएंगे। 17 तारीख तक की स्थिति है, 17 के बाद सूर्य 12वें घर में चले जाएंगे। तो जब सूर्य 12वें घर में 17 तारीख के बाद जाएंगे, वहाँ मंगल ऑलरेडी शत्रु राशि में विराजमान है, शत्रु घर में है, तो सूर्य और मंगल का यहाँ 2 अग्नि ग्रह का यहाँ होना बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि विदेश से आपको लाभ होगा, लेकिन उसके बावजूद व्यय की अधिकता होगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा अपने सामान को संभाल करके रखिए, अपनी चीज़ों को संभालिए, अपने घर का लॉक एंड की संभालिए, तो ये सब चीज़ें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस महीने अपने भाग्य को और प्रबल करने के लिए। तो सूर्य की पूजा कीजिए, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए, और मंगल को विशेष रूप से इस समय शांत रखने की ज़रूरत है। तो सुंदरकांड या हनुमान चालीसा कीजिए, क्योंकि 12वें घर में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कन्याओं को भोजन कराइए, अपने शुक्र को अच्छी स्थिति में रखिए, क्योंकि शुक्र की पूर्ण दृष्टि 4थे घर पर है, तो वो आपको सुख, समृद्धि के साधन और ऐश्वर्य तो देगा। लेकिन ऐसा ना हो कि ओवर एक्साइटमेंट में आकर के आपका बहुत ज़्यादा खर्चा कराए, क्योंकि वैसे भी तो धन भाव का स्वामी 12वें घर में बैठा है, तो आप एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी हिम्मत है उतना आप अगर खर्च करेंगे तो आपको उससे खुशी होगी, लेकिन ओवर एक्सपेंडिचर करके बाद में परेशान होंगे, वो नहीं करना है। तो उसके लिए अगर आप शुक्र की उपासना करें, कन्याओं को भोजन कराएं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
वैसे भी आगे आने वाला अक्टूबर महीना आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे जैसे परिस्थितियाँ तुला राशि के लिए बेटर हो रही हैं, वो आपके जो पुराना, जैसे मैंने कहा 6-7-8 महीने से आप किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए, वो बहुत अच्छी प्रोग्रेस की तरफ है और आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा। और इस समय अगर आप थोड़ा धीमे उसको लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि वो जो धीमापन है, वो जो पुनर्विचार है, वो जो ओवर बार बार किसी चीज़ को छान छान करके देखना है ना, तो उसमें क्या होगा कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं, कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं, आप उससे बच पाएंगे और बाद में आपको पछतावा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के ये है मेरी प्रेडिक्शन सितंबर महीने के लिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। ऐसा ही एक वीडियो लेकर के बहुत जल्दी आपके सामने फिर से आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। कल्याणम भवतु, शुभम भवतु।